नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। पिछले भाग में हम बात कर रहे थे रेडियो के कंपेयरिंग के बारे में। इस भाग में हम जानकारी प्राप्त करेंगे रेडियो डॉक्यूमेंट्री के विषय में। रेडियो डॉक्यूमेंट्री क्या है? रेडियो डॉक्यूमेंट्री क्या है? रेडियो विशेषज्ञ डॉक्यूमेंट्री और रूपक में अंतर करना ठीक नहीं समझते। डॉक्यूमेंट्री और रूपक दोनों का अर्थ एक ही है। अभी तक प्रसारण की दृष्टि से इन्हें एक ही माना गया है। रेडियो डॉक्यूमेंट्री और रूपक, उसका अर्थ एक ही है। वास्तविकता यह है कि रूपक और डॉक्यूमेंट्री में अभी तक कोई स्पष्ट अंतर नहीं किया गया है और रेडियो प्रसारण में इन्हें समानार्थी या पर्यायवाची माना जाता है। डॉक्टर मधुकर गंगाधरन के अनुसार पहली बार डॉक्यूमेंट्री शब्द का प्रयोग रूपक के साथ जॉन गियर्सन ने 1926 में किया था। डॉक्टर मधुकर गंगाधरन के अनुसार ये डॉक्यूमेंट्री शब्द का प्रयोग कहाँ पे किसने किए थे? जॉन गियर्सन 1926 में किए थे, जिसे हिंदी में आलेख रूपक कहा जाता है। हिंदी में इसे आलेख या रूपक कहा जाता है। डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार सही अर्थ में फीचर या डॉक्यूमेंट्री कही जाने वाली रचनाओं को आलेख रूपक या वस्तु रूपक कहना उचित मानते थे। यहाँ अन्य सामान्य रचनाओं को मात्र रूपक का रूप दिया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए डॉक्यूमेंट्री और रेडियो रूपक भी अलग अलग चर्चा नहीं कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री और रूपक के बारे में हम अलग अलग कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री या रेडियो रूपक लिखते समय लेखक को समान प्रयास करना ही पड़ता है। डॉक्यूमेंट्री और रेडियो के बारे में जो अंग्रेजी शब्द है वो डॉक्यूमेंट्री है और रूपक हिंदी शब्द है। इसका मुख्य तत्व है डॉक्यूमेंटेशन अथवा डॉक्यूमेंटेस। हिंदी में इसे दस्तावेज की वृत्तांत कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस रूपक में दस्तावेजों और आलेखों का अधिक प्रयोग होता है वह डॉक्यूमेंट्री कहलाएगी। जिस रूपक में दस्तावेज या आलेख अधिक मात्रा में प्रयोग होता है वो डॉक्यूमेंट्री कहलाती है। लेकिन यह डॉक्यूमेंट्री की संकुचित परिभाषा है। यह डॉक्यूमेंट्री की एक पर्याय मात्र है। डॉक्यूमेंट्री इससे एक कदम आगे जाकर लोगों में किसी समस्या के प्रति, किसी घटना के प्रति, किसी यथार्थ के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की कोशिश करती है। डॉक्यूमेंट्री से लोगों में जागरूकता फैलती है। अपनी इस कोशिश में वह नाटकीयता भी अपनाती है, भावुक प्रसंगों को समेटती है। इस प्रकार वह रूपक में परिवर्तित हो जाती है। रूपक विधा का जन्म, विकास और अस्तित्व में रेडियो प्रसारण से ही हुआ है। प्रस्तुतकर्ताओं का सदैव यह प्रयत्न रहा है कि वे अपने श्रोताओं को भी दी जाने वाली उद्देश्यपूर्ण तथा सूचनाप्रद सामग्री को विविध और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करें। इन्हीं प्रयत्नों का परिणाम विभिन्न विधाओं का आविष्कार है और विकास। इन्हीं में एक विधा है रूपक अथवा फीचर और आज यह
एक महत्वपूर्ण प्रसारण विधा है। प्रश्न है, रूपक है क्या? कभी कभी हम कहते हैं कि आप रूपकात्मक कार्यक्रम सुनेंगे। इसका क्या अर्थ है? रूपकात्मक कार्यक्रम क्या होते हैं? वास्तव में रूपक एक ऐसा शिल्प है जिसकी सहायता से हम अपने वातावरण तथा अपने आसपास में होने वाले, बनने वाले अथवा पूर्व निर्मित वस्तु अथवा घटना को एक विशेष आकर्षण से देखते हैं। डॉक्टर जय भगवान गुप्त के अनुसार रूपक हमारे सामाजिक जीवन को मानव दर्पण में हमें दिखाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रूपककार रेडियो पर प्रयुक्त होने वाली नाट्य शिल्प की सभी युक्तियों तथा रचना तंत्र के सभी उपकरणों तथा शैलियों का सहारा लेता है ताकि सूचनाओं को रोचक ढंग से संप्रेषित किया जा सके। रूपक में प्रस्तुतकर्ता अथवा निर्माता की अंतर्दृष्टि का सीधा जुड़ाव होता है। किसी की विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण में विषय वस्तु की वास्तविकता, यथार्थपरकता तथा ऐतिहासिकता को अपनी परिकल्पना, अनुभवशीलता तथा कलात्मकता के साथ जिस शैली का वह उपयोग करता है वही रूपक कहलाता है। रूपक में प्रस्तुतकर्ता या निर्माता की दृष्टि से सीधा जुड़ाव होता है। किसी विषय वस्तु को वो कैसे प्रस्तुत करता है, उसकी वास्तविकता को कैसे उजागर करता है तथा उसके इतिहास के बारे में कैसे बताता है और उसकी अनुभव के बारे में कलात्मकता के साथ जो वो प्रस्तुत करता है वही शैली ही रूपक कहलाता है। डॉक्यूमेंट्री और रूपक के आवश्यक तत्व क्या है? डॉक्यूमेंट्री और रूपक के कुछ आवश्यक तत्व ऐसे हैं। डॉक्यूमेंट्री में पहले जरूरी होती है यथार्थता। रूपक और डॉक्यूमेंट्री की विषय वस्तु यथार्थता पर आधारित होनी चाहिए। यह कोई वास्तविक घटना हो सकता है, अर्थात विषय वस्तु का अस्तित्व होना चाहिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, इंदिरा गांधी, बैंक, वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रगान जैसा है। इसकी विषय वस्तु किसी समस्या, सूचना, घटना पर भी आधारित हो सकता है। और सूचनाप्रद, दूसरा होता है सूचना प्रदान करना। रूपक के माध्यम से हमें सूचना दी जानी चाहिए। यह सूचना किसी नोटिस बोर्ड अथवा टेंडर की सूचना न होकर मनोरंजक एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिससे कि श्रोता बरबस इसकी ओर आकर्षित हो जाए। सूचना आकर्षित होनी ही चाहिए, जो श्रोता होते हैं वे उसकी ओर खींचे जाने चाहिए। तीसरा होता है नाटकीयता। इसमें रूपक में नाटकीयता का तत्व होना इसकी विविधता में वृद्धि करता है। वास्तव में नाटकीयता नाटकीय ढंग से कहे गए वृत्तांत का श्रोता पर अधिक प्रभाव पड़ता है। उपेक्षाकृत सीधी स्पष्ट ढंग से कही गई बात को रूपककार अपनी तथ्यपूर्ण बात को नाटकीय संवादों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुतकर्ता का काम उन संवादों को जीवंतता प्रदान करना होता है। चौथा है मानवीय पक्ष। इसका मानवीय पक्ष क्या है? रूपक में मानवीय पक्ष का होना भी एक आवश्यक तत्व होता है। यह पक्ष साक्षात्कारों अथवा स्थल रिकॉर्डिंग
पर आधारित हो सकता है। उदाहरणार्थ बैंक राष्ट्रीयकरण की वार्षिकी पर बनाए गए रूपक में बैंक ग्राहक के संबंध तथा मानव विकास में बैंकों की भूमिका पर प्रकाश डालना आवश्यक हो जाता है। 5वें है वातावरण निर्माण। रूपक को आकर्षित तथा तथ्यपूर्ण बनाने की दृष्टि से इसमें विषय वस्तु से संबंधित ध्वनि प्रभाव संयोजन की वातावरण निर्माण करना आवश्यक होता है, जिससे श्रोता कुछ समय के लिए स्वयं को उसी मनस्थिति में रखे। उदाहरण के लिए दिवाली पर्व में रूपक में जो आते हैं आतिशबाजी और फुलझड़ियों के चलने की आवाज। जो कार्यक्रम प्रस्तुत होता है उसके बारे में हमें पीछे से उसकी कुछ ध्वनि त्वरित सुनाई देने से हमें उसकी ओर आकर्षण बढ़ती है। उदाहरण के लिए दिवाली के आतिशबाजी, फुलझड़ियों के जलने की आवाज, बच्चों का शोर, लक्ष्मी पूजन के लिए मंत्रोच्चारण आदि की ध्वनि प्रभावों से श्रोताओं के मस्तिष्क में दिवाली का माहौल, दिवाली के रात के वातावरण का प्रत्यक्ष हो जाता है। 6ठा है समय सूचना केंद्र। रूपक में विषय वस्तु के अनुसार समय सूचना संकेत होना भी अनिवार्य है। रूपक में विषय वस्तु के हिसाब से उसका समय का संकेत होना भी अनिवार्य है। वंदे मातरम रूपक में राष्ट्रीय आंदोलन की ऐतिहासिकता। इस गीत का प्रथम प्रयोग 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संसद भवन में केंद्रीय कक्ष में सत्ता हस्तांतरण समारोह तथा ब्रॉडकास्टिंग हाउस में हीराबाई बड़ौदकर द्वारा गान की प्रस्तुति ये सब की गई। इनका सबका आभास श्रोता को होना अनिवार्य है। श्रोता को ये जानना तो जरूरी है। महाप्रभु चैतन्य पर बनाए एक रूपक का अंश है मनोहर संध्या का समय। आशा करती हूँ इसी के साथ ही आपको रूपक के बारे में, डॉक्यूमेंट्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद श्रोता मित्रों।